तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको वेव का आइडिया दे दिया था कि एक्चुअल में वेव कैसे बनती है। ठीक है, अब आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है। ठीक है, तो देखो जब भी तुम्हारा स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा स्टैटिक चार्ज होता है ना, तब क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जो कि मैंने तुमको आइडिया दिया भी था जब मैंने तुमको चार्ज बताया था, चार्ज का फोर्स बताया था, चार्ज की एनर्जी बताई थी। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। ठीक है, तो ये स्टैटिक चार्ज हो गया। सिमिलरली देखो, जब चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। ठीक है, तो जब भी देखो चार्ज मोशन में होता है, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब भी चार्ज स्टैटिक होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के पास होती ही है, कोई भी चार्ज बॉडी होगी, मगर उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फॉर्मूला की, जब हम तुम्हारा सर्कुलर तुम्हारा स्ट्रेट लॉन्ग वायर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जब भी चार्ज मोशन में होता है क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और तीसरा पॉइंट है कि जो तुम्हारा चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, ठीक है, कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, प्रोड्यूस क्या करते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब भी अभी तक क्या था, कांस्टेंट था, ये रखा हुआ था, तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी। जब भी चार्ज मोशन में होगा तब वो प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेंगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उससे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ऐसी प्रोसेस क्या रहता चलता रहता है। तो इस तरह से क्या फॉर्म होती है, जो वेव फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एक तुमको वीडियो में दिखाते हैं कैसे। ठीक है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, और ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब आते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अब डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है एक्चुअल में, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ऐसे। ठीक है, और ये तुम्हारी जो ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है क्या होती है, वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से दिखाते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है ई बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेगी, वो तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसे आप तुम यहाँ पे देख रहे होगे, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, ये तुम्हारी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो आप एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, ये। ठीक है, तुमने वीडियो में देखा ना, ऐसे मूव कर रही थी ऐसे। ठीक है, ऐसे मूव कर रही थी। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, ये है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तब आते हैं हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कि हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में हम पता कैसे करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है ना, वो इक्वल्स टू होता है डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। ठीक है, जो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वही तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी। ठीक है, अब ई क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो हमको लगाना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रूल अगर तुमको नहीं नहीं पता है तो मैं तुमको बता देता हूँ एक्चुअल में रूल होता क्या है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी होता है ना, वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, वो जो ए क्रॉस बी करके जो सी वेक्टर आएगा, वो सी वेक्टर क्या होगा, वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो सी वेक्टर अपवर्ड होगा, या तो क्या होता है, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, क्यों, दो ही पॉसिबिलिटी होती है जो सी वेक्टर की डायरेक्शन की। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, जो थीटा एंगल होगा। तो हम पहले अपना हाथ रखेंगे ए वेक्टर की तरफ, ठीक है, जो पहला वाला वेक्टर होगा, फिर उसको घुमाएंगे टॉवर्ड द नेक्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वेक्टर कौन सा, बी वेक्टर। ठीक है, तो अपने हाथ को हम बी वेक्टर की तरफ घुमाएंगे। ठीक है, तो उसको जब घुमाएंगे तो जो तुम्हारा थंब की डायरेक्शन होगी ना,
वो तुमको डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर होगा। जैसे तुमको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि पहले ए पे हाथ था, फिर इसको बी की तरफ इस तरह घुमाया, तो इस तरह घुमा के जो थंब की डायरेक्शन होगी वो तुमको सी वेक्टर की डायरेक्शन देगी, जो कि तुम्हारे क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब तुम ऐसे ही डायरेक्शन फाइंड करोगे। ठीक है, हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमने देख ली। ठीक है, तो अब यहाँ भी जरा करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी। जरा करो ई क्रॉस बी करो, डायरेक्शन कैसे आएगी। मान लो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। रुको बना देता हूँ मैं। लेट सपोज ये ई वेक्टर ऐसे था, ये तुम्हारा बी है। ठीक है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी मान लो जेड एक्सिस है, ये तुम्हारी मान लो वाई एक्सिस है। तो ई क्रॉस बी करोगे तो पहले अपना हाथ रखोगे ई वेक्टर की तरफ। ठीक है, उसको घुमाओगे, करल किधर करोगे, बी वेक्टर की तरफ। ई क्रॉस बी मतलब ऐसे है। ठीक है, तो तुम्हारा तुम्हारा थंब किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए तुमने ये वीडियो में देखा था कि जब तुम्हारी जो वेव थी इधर को मूव कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे तुम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता करोगे। ठीक है, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है क्या होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो इसी को दोबारा एक टाइप से समझ लो, समराइजेशन है ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हम देख ही चुके हैं। दूसरा, कि ये प्रोड्यूस क्या होती है, कैसे होती है, तो प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है ना, वो कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट उनको नहीं होता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। ये तुम्हारी लाइट क्या है, लाइट भी तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो तुम्हारी लाइट क्या करती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। चौथा पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। उनकी जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। मतलब अप्रोक्स क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो तुम्हारी लाइट होती है वो भी तुम्हारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव करती है। और लाइट क्या होती है, लाइट ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी ये है कि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वो होगी जो हमको दिखती है वेव। ठीक है, जो हमको विजिबल एक होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो हमको दिखती नहीं है अपनी, मतलब आंखों से विजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, जो डिफर करती है किसमें, वेवलेंथ में एंड फ्रीक्वेंसी में। सबकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है। इनको कलेक्टिवली, मतलब इनको अगर एक एक साथ अगर इनका कुछ नाम दिया जाए तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूलाज हैं जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, जो तुम जब हमने वेव के बारे में पढ़ा था, कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू C/V। ठीक है, जहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला ऑलरेडी तुमको पता है, लास्ट लेक्चर में तुमने देखा था। लैम्डा जहाँ पे क्या होता है, वेवलेंथ होता है, म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या है, वेव है, दोनों का मिक्सचर है वो। ठीक है, तो जो तुम्हारे वेव वाले फॉर्मूले सारे यहाँ काम करते हैं। लैम्डा इक्वल टू C/V एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T, जहाँ पे न्यू क्या, ये न्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ वेव है। तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा वेव नंबर का, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, जहाँ पे न्यू बार क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इतनी बात हो गई। अच्छा, एक चीज और देखो, एक चीज आती है कि दो टर्म होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम्हारा कोई भी फॉर्मूला लिखा होता है, लाइक सपोज A = B/C। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, और जो A है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब होता है कि अगर तुम A बढ़ाओगे, A को इंक्रीज करोगे, तो इम्प्लाइज कि B भी क्या करेगा, बढ़ेगा। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब डिनोमिनेटर से प्रोपोर्शनलिटी होती है, यानी जब A बढ़ाओगे तो सी क्या करेगा, घटेगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी यहाँ अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि राइट द डिपेंडेंसी ऑफ टाइम पीरियड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ तुमको क्या पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
टाइम पीरियड। ऐसे वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स होती है, वो तो चेंज होती नहीं है, ये नहीं बोल सकते कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो मेनली ना 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मतलब ये 8 टाइप्स की, उनको मतलब डिवाइड किया गया 8 टाइप्स में। ठीक है, तो पहली होती है तुम्हारी लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है, दूसरी होती है रेडियो वेव, या इसको शॉर्ट रेडियो वेव भी बोलते हैं, तीसरी होती है माइक्रोवेव, चौथी होती है इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेज जो हम देख सकते हैं अपने आई से, जो हम देखते हैं 7 व्यूअर। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा यूवी रेज, एक होता है एक्स रेज, फिर होता है गामा रेज। तो ये 8 वेव्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी की कुछ रेंज होती है और कुछ वेवलेंथ की भी रेंज होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक फिजिक्स में भी चैप्टर आता है, तुम्हारा पूरा पूरा चैप्टर इस पे है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके। तो वहां पे भी तुमको मतलब फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है ये चैप्टर, ठीक है, वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या ना फ्रीक्वेंसीज की रेंज लिखी हुई है, ठीक है, तो तुमको रेंज का हल्का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि रेंज क्या होती है। इस पे मतलब क्वेश्चन हल्का सा, मतलब जो जेई मेंस में क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब जेई मेंस का एग्जाम होता है तो हम पहले से याद कर लेते हैं इसको। तो देखो एक हल्का सा ट्रेंड टाइप होता है कि देखो पहले पहली बात तो ये कि जो तुम्हारी लॉन्ग रेडियो वेव होगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 टू 6 होगी। फिर क्या करो, 10 टू 6 है, अब इसमें पावर 3 ऐड कर दो, तो 10 टू 6 टू 10 टू 9 होगी अगली वाली। फिर अगली वाली कैसे होगी, 10 टू 9 टू 10 टू 12। ठीक है, फिर आती है इंफ्रारेड, तो 10 टू 12। अब देखो विजिबल जो होती है, तुमको विजिबल का पता है कि वो 100 इंटू 10 टू 14 हर्ट्ज से लेके 700 इंटू 10 टू 14 इसकी रेंज होती है। ठीक है, इसका मतलब इंफ्रारेड कहाँ से होगी, 10 टू 12 से 400 इंटू 10 टू 14। विजिबल रेज का रेंज क्या होता है, 400 टू 700 इंटू 10 टू 14। ये तो सब याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये 700 पे खत्म होती है, 700 से शुरू हुई, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, 700 इंटू 10 टू 14 से। अब इसमें 3 ऐड कर दो, 10 टू 17। एक्सेल कहाँ से होंगे, 10 टू 17 से 10 टू 20, और ग्रेटर देन 10 टू 20 तो वो क्या होती है, गामा रेज होती है। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये डाटा तुम हल्का सा मतलब मेमोराइज कर लेना, ठीक है, हल्का भी याद कर लो। बाकी जब एग्जाम टाइम होता है इसलिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ऐसी चीजों के लिए, ठीक है, तो याद करके जाना पड़ता है। तो ये तुम्हारी यही भी यहाँ पे जो फिगर मैंने बनाया, देखो ये रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से फिर तुम्हारा ये तुम्हारी जो एएम वेव्स और ये टेलीविजन, ये तुम्हारी शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं सब। ठीक है, ये तुम्हारी शॉर्ट रेडियो वेव आती है। फिर दो माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड वेव है, फिर विजिबल लाइट जो हमको दिखती है वो विजिबल। फिर अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट का नाम तो तुमने सुना ही होगा, जो हमारा ओजोन लेयर होती है हमको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। फिर आता है एक्स रेज, फिर आता है गामा रेज। तो यहाँ पे जो विजिबल लाइट है उसका यहाँ पे वेवलेंथ तुम्हारा दिया हुआ कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और विबग्योर का तुमको कलर पता ही है कौन कौन से होते हैं। तो देखो कुछ विजिबल लाइट के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो तुमको याद होने चाहिए बिल्कुल। क्या क्या तुमको याद होना चाहिए विजिबल लाइट के बारे में, कि जो उसकी वेवलेंथ होती है लेमडा, ठीक है, वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये किसकी होती है, वॉयलेट की। ये किसकी होती है, रेड की। ठीक है, तो वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वॉलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखो तुमको पता है क्या, कि वेव फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जिसका वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यानी जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो वॉयलेट की ज्यादा होती है और रेड कलर की कम होती है। ठीक है, तो वो एक और चीज ना, जो 400 750, तो वो डाटा तुमको याद कर लेना है, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वो याद भी जाता है। अब देखो एक पता है यहाँ पे सबसे अच्छा कैच ये है कि जब भी तुम लेमडा से, जैसे तुम मान लो तुमने लेमडा को याद कर लिया कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है, तो जब भी तुम लेमडा से फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना, तो एक चीज ऑब्जर्व करो, भैया 750 नैनोमीटर है, या देखो 750 इंटू 10 टू 14, देखो वही नंबर सेम नंबर है, या देखो 400 इंटू 10 टू 14। ठीक है, तो जब ये दो यहाँ लेमडा से फ्रीक्वेंसी भी कैसे आओगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में 400 इंटू द पावर -9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये तुम्हारा तुम्हारा जो 750 इंटू 10 टू द पावर 14 आता है। ठीक है, ऐसे जब यहाँ पे इधर इसको तुमने वेवलेंथ था, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट किया होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको जब करोगे तो ये आएगा, ठीक, याद करने के लिए। ठीक है, बाकी तुम्हारा वेबग्योर, वेबग्योर में कलर कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, येलो,
ऑरेंज रेड, ठीक है, ये वेव की और कलर हो गए, ये तुमको पता ही ऑलरेडी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इतना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तुमको आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ठीक है।